आदमी अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक छिपी हुई गुफा दिखाई देती है। वह सावधानी से गुफा के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वो खजाना पड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी दौलत से पूरा देश खरीदा जा सकता है। गुफा में दर्जनों संदूक रखे थे जिनमें सोना, चांदी और बेशकीमती गहने भरे हुए थे। उनकी चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। ये सब देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उसे वो दौलत मिल ही गई जिसका उसने पूरे 14 साल इंतजार किया था। यहीं पर 14 साल तक जिल्लत और दर्द सहने वाला नाविक एडमंड डांटेस जैसे खत्म हो जाता है। अब उसकी जगह जन्म लेता है एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब दौलत, ताकत और एक खतरनाक मकसद है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अब शुरू होने वाली थी 14 साल पुरानी उस दुश्मनी की कहानी जिसका इंतजार एडमंड ने इतने लंबे समय से किया था। कई साल तक दुनिया घूमने और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद एडमंड मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में अपने पुराने शहर मार्सेई वापस लौटता है। सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त जैकब के पास एक चिट्ठी भेजता है। उसमें वह उसे 2 बड़ी नावें, 3 मकान और काफी बड़ी रकम देने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले उसकी सिर्फ एक शर्त थी। जैकब को महीने के आखिर तक मार्सेई पहुंचना होगा और वहां एकदम किसी अमीर जेंटलमैन की तरह तैयार होकर आना होगा। इसके बाद एडमंड उस कंपनी में जाता है जहां उसने कभी काम किया था। ये वही मोरेल की शिपिंग कंपनी थी। जब एडमंड पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था, तब कंपनी के मालिक मोरेल ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एडमंड के बूढ़े पिता की भी काफी देखभाल की थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मोरेल की कंपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी थी और जल्द ही दिवालिया होने वाली थी। एडमंड ने कंपनी की हालत देखी और कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। उसके दिमाग में शायद कोई बड़ी योजना बन चुकी थी। इसके बाद वह बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। महीने के आखिर में जैकब अपना वादा पूरा करते हुए मार्सेई पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक बेहद अमीर और शानदार जेंटलमैन पर पड़ती है, वह उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडमंड था। जैकब के सवाल करने पर एडमंड बड़ी आसानी से कह देता है कि उसे अचानक एक बहुत बड़ी विरासत मिल गई है, यानी अब उसके पास बेहिसाब पैसा है। लेकिन इसके बाद एडमंड बातचीत का रुख बदल देता है। वह जैकब को अपनी असली कहानी बताता है। वह बताता है कि कैसे उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, कैसे उसे बिना किसी गलती के पूरे 14 साल जेल में सड़ना पड़ा और 1815 में उसके साथ एक बेहद रहस्यमयी घटना हुई थी। एडमंड जैकब से साफ कहता है कि उसे ये बात किसी और को नहीं बतानी है। इसके साथ ही वह उससे उस पुराने मामले की सच्चाई पता लगाने में मदद मांगता है ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। जैकब तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बदले की इस पूरी योजना का पहला कदम था 14 साल पुराने केस की फाइल निकालना। जैकब तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुराने मामले के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस समय का सरकारी वकील विलफोर्ट अब वहां नहीं है। उसका बहुत पहले ही तबादला हो चुका था। ऊपर से परेशानी ये थी कि जैकब पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। ऐसे में एडमंड के पास खुद पुलिस स्टेशन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अपनी असली पहचान बताकर वहां जाना उसके लिए बेहद खतरनाक था। इसलिए एडमंड एक नई चाल चलता है। वह खुद को पेरिस के एक अखबार का डिप्टी एडिटर बताकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एडमंड डांटेस की पुरानी केस फाइल देखने की मांग करता है। फाइल संभालने वाला बूढ़ा आदमी जैसे ही एडमंड डांटेस का नाम सुनता है, वह तुरंत मना कर देता है। लेकिन एडमंड भी कम चालाक नहीं था। वह तुरंत झूठ बोल देता है कि यह फाइल सरकारी वकील विलफोर्ट के कहने पर मांगी गई है। विलफोर्ट का नाम सुनते ही बूढ़े आदमी का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। जो आदमी कुछ सेकंड पहले फाइल देने से साफ मना कर रहा था, वही अब बड़े सम्मान के साथ फाइल निकालकर एडमंड के हाथ में थमा देता है। आखिरकार 14 साल से छिपा हुआ सच अब एडमंड के बिल्कुल सामने था। एडमंड के अंदर का गुस्सा और उत्सुकता दोनों बढ़ चुके थे। उसने बिना समय गंवाए फाइल खोली, क्योंकि अब उसे पता लगने वाला था कि आखिर किसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया था। जैसे ही एडमंड की नजर उस झूठी शिकायत वाली चिट्ठी पर पड़ती है, उसके सामने धीरे धीरे पूरे राज की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि एडमंड डांटेस एक खतरनाक संदेश लेकर आया है। उसे एक द्वीप से एक चिट्ठी मिली थी जिसे उसे पेरिस पहुंचाना था, और अगर इस बात का सबूत चाहिए तो वह चिट्ठी एडमंड के घर या उसके पास जरूर मिल जाएगी। यानी यही वो चिट्ठी थी
जिसकी वजह से एडमंड को 14 साल तक जेल में सड़ना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये चिट्ठी लिखी किसने थी। चिट्ठी पर नाम था कैड्रूस के शराब खाने का। एडमंड का कैड्रूस से कोई झगड़ा नहीं था। फिर उसने आखिर एडमंड को फंसाने की कोशिश क्यों की? एडमंड तुरंत समझ जाता है कि इस राज का जवाब कैड्रूस के पास ही होगा। वह अपने पास रखे एक पुराने अखबार से असली शिकायत वाली चिट्ठी बदल देता है ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह जैकब को बंदूक के साथ कैड्रूस के पुराने शराब खाने में भेजता है। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि कैड्रूस तो 4 साल पहले ही वो शराब खाना बेच चुका था। अब कैड्रूस शहर से बाहर एक सराय चला रहा था। दोनों बिना वक्त गंवाए उस सराय की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार एडमंड और भी ज्यादा सावधानी बरतता है। वह जैकब को पीछे के दरवाजे पर तैनात कर देता है और खुद सामने वाले दरवाजे से अंदर चला जाता है। कैड्रूस की नजर जैसे ही उस शानदार कपड़े पहने अमीर जेंटलमैन पर पड़ती है, वह उसे पहचान ही नहीं पाता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि वही एडमंड डांटेस है जिसे उसने कभी बर्बाद होते देखा था। लेकिन तभी एडमंड उसके सामने वही पुरानी शिकायत वाली चिट्ठी रख देता है। चिट्ठी देखते ही कैड्रूस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब एडमंड सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। कैड्रूस कुछ समझ पाता उससे पहले एडमंड अपनी असली पहचान बता देता है। वह कहता है, मैं एडमंड डांटेस हूँ। नाम सुनते ही कैड्रूस के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस आदमी को उसने 14 साल पहले जेल जाते देखा था वो आज उसके सामने जिंदा खड़ा है। कैड्रूस घबराकर तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से ही जैकब बंदूक लेकर उसका रास्ता रोक चुका था। अब कैड्रूस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह हाथ जोड़कर एडमंड से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाने लगता है, लेकिन एडमंड उसे मारने के बजाय शांत होकर कहता है, बैठ जाओ। अब असली पूछताछ शुरू होती है। एडमंड उसके सामने वो शिकायत वाली चिट्ठी रखकर पूछता है कि आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी थी। कैड्रूस पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह कसम खाकर कहता है कि ये चिट्ठी उसने नहीं लिखी थी। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। अगर कैड्रूस ने ये चिट्ठी नहीं लिखी तो फिर एडमंड को 14 साल के लिए जेल भिजवाने वाला असली गुनहगार आखिर कौन था? आखिरकार जब कैड्रूस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह एडमंड को पूरी सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाता है। वह बताता है कि एडमंड को फंसाने की साजिश में कुल 3 लोग शामिल थे। पहला था जहाज का अकाउंटेंट डांगलार, दूसरा था एडमंड का करीबी दोस्त और उसकी मंगेतर मर्सिडीज का कजिन फर्नान, और तीसरा था सरकारी वकील विलफोर्ट। तीनों के इरादे अलग थे लेकिन वजह एक ही थी, जलन और स्वार्थ। डांगलार की नजर कप्तान की कुर्सी पर थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एडमंड को कप्तान के लिए चुना जा रहा है उसके अंदर जलन और नफरत भर गई। वहीं फर्नांग को एडमंड से इसलिए जलन थी क्योंकि वह मर्सिडीज से प्यार करता था, लेकिन मर्सिडीज जल्द ही एडमंड से शादी करने वाली थी। ये बात फर्नांग को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार डांगलार और फर्नांग एक साथ मिल जाते हैं और फैसला करते हैं कि एडमंड को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना होगा। अब कहानी 1815 में वापस चली जाती है। उस वक्त एडमंड सिर्फ 19 साल का था और मोरेल की कंपनी में एक बेहद होनहार नाविक के तौर पर काम करता था। उसकी जिंदगी भी काफी खुशहाल चल रही थी क्योंकि वह अपनी मंगेतर मर्सिडीज से बेहद प्यार करता था और दोनों जल्द शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन फेरोन नाम का जहाज वापस लौट रहा था कि अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि जहाज का बूढ़ा कप्तान बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत का एहसास होने लगा। मरने से पहले उसने एडमंड को अपने पास बुलाया। वहीं दूसरी तरफ एडमंड की काबिलियत देखकर जहाज के मालिक मोरेल ने उसे नया कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। एडमंड के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होने वाला था। मोरेल ने डांगलार को कुछ देर के लिए वहां से दूर भेज दिया और एडमंड को एक बेहद जरूरी काम सौंपा। उसने एडमंड से कहा कि उसे एक गुप्त चिट्ठी पेरिस पहुंचानी है। सीधा सादा और ईमानदार एडमंड बिना कुछ सोचे उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। दरअसल ये चिट्ठी नेपोलियन ने अपने साथियों को मदद के लिए लिखी थी और उस समय नेपोलियन के लिए कोई संदेश लेकर जाना सीधे सीधे देशद्रोह माना जाता था। यानी एडमंड अनजाने में ऐसी चीज अपने साथ लेकर जा रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि एडमंड और बूढ़े कप्तान की ये बातचीत डांगलार छिपकर सुन रहा था।
डांगलार पहले से ही कप्तान की कुर्सी पर नजर लगाए बैठा था, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि एडमंड को कप्तान बनाया जा रहा है, उसके अंदर की जलन और भी बढ़ गई। ऊपर से उसे ये भी पता चल चुका था कि बूढ़े कप्तान ने अपनी आखिरी यात्रा के दौरान नेपोलियन से मुलाकात की थी। अब डांगलार को पूरा यकीन हो गया कि एडमंड के पास जो गुप्त चिट्ठी है वो कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। उसे एक ऐसा मौका मिल चुका था जिसका इस्तेमाल करके वह एडमंड को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकता था। उधर समुद्र से वापस लौटने के बाद एडमंड को किसी और चीज की चिंता नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द अपनी मंगेतर मर्सिडीज से मिलना चाहता था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर शायद उसकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। वह था मर्सिडीज का कजिन फर्नान, और उस वक्त फर्नान हाल ही में लेफ्टिनेंट बना था। लेकिन एडमंड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका इतना करीबी दोस्त फर्नान उसकी मंगेतर मर्सिडीज पर गलत नजर रखे हुए है। जैसे जैसे एडमंड और मर्सिडीज की शादी करीब आ रही थी, फर्नान की जलन भी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन एडमंड की मौत की दुआ करने लगा था। एक दिन फर्नान ने डांगलार के सामने अपना गुस्सा निकाल दिया। दोनों पहले से ही एडमंड से जलते थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का साथ मिलते ही मौका मिल गया। दोनों सीधे कैड्रूस के शराब खाने पहुंचे और वहीं बैठकर एडमंड के खिलाफ एक झूठी शिकायत लिख डाली। उस शिकायत में एडमंड पर आरोप लगाया गया कि वह नेपोलियन के लिए काम करता है और उसके गुप्त संदेश पहुंचा रहा है। कुछ ही समय बाद ये शिकायत सरकारी वकील विल्फोर्ट के हाथ लग गई। उसने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए एडमंड को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उस वक्त एडमंड की जिंदगी बिल्कुल शानदार चल रही थी। उसे अपनी नौकरी में बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी और ऊपर से मर्सिडीज के साथ उसकी सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान हैं। अचानक कुछ सैनिक उसकी सगाई की पार्टी में घुस आते हैं और सबके सामने उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। एडमंड को तुरंत सरकारी वकील विल्फोर्ट के सामने ले जाया जाता है। वहां उस पर जासूस और देशद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन एडमंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसके पास जो चिट्ठी है उसका संबंध नेपोलियन से है। सौभाग्य से वो गुप्त चिट्ठी अभी भी एडमंड की जेब में थी और उसकी मुहर बिल्कुल सही सलामत थी। इसका मतलब साफ था कि एडमंड ने उस चिट्ठी को खोला तक नहीं था। विल्फोर्ट चिट्ठी देखकर समझ जाता है कि एडमंड शायद सच में निर्दोष है, लेकिन तभी वह कैजुअली उससे पूछ बैठता है कि आखिर ये चिट्ठी किसके नाम पहुंचानी थी। एडमंड बिना कुछ सोचे उस आदमी का नाम बता देता है, नोआर्थिए। बस यही एक नाम सुनते ही विल्फोर्ट का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि नोआर्थिए कोई और नहीं बल्कि खुद विल्फोर्ट का पिता था। और सबसे बड़ी बात, नोआर्थिए नेपोलियन का कट्टर समर्थक था। विल्फोर्ट को तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उसके पिता और नेपोलियन के बीच इस चिट्ठी के जरिए होने वाली बातचीत सामने आ गई तो सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, विल्फोर्ट का अपना पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो सच सामने आने दे और अपने परिवार को बर्बाद होते देखे, या फिर एडमंड को ही बलि का बकरा बना दे। विल्फोर्ट ने अपना स्वार्थ चुना। उसने चुपके से वो गुप्त चिट्ठी जला दी और सारे सबूत मिटा दिए। इसके बाद उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए बिना किसी मुकदमे और बिना किसी सुनवाई के एडमंड को गुप्त तरीके से गिरफ्तार करवा दिया। उसे ले जाया गया मार्सेई की सबसे खतरनाक जेलों में से एक, इफ किले की जेल में। ये जेल चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी। यहाँ से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। एडमंड को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह बार बार यही कह रहा था कि ये सब एक गलती है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरी तरफ मर्सिडीज भी रोते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एडमंड बस इतना कह पाता है कि वो वापस जरूर आएगा। मर्सिडीज भी उससे वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मुलाकात पूरे 14 साल के लिए उनकी आखिरी मुलाकात बनने वाली है। इस तरह एडमंड को एक ऐसे जुर्म की सजा मिलती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसे इफ किले की उस जेल में डाल दिया जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। उधर जब मोरेल को एडमंड की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वह उसकी तलाश में हर जगह भाग दौड़ करता है और आखिरकार विल्फोर्ट से जवाब मांगता है। लेकिन विल्फोर्ट यहाँ भी झूठ बोल देता है। वह मोरेल से कहता है कि एडमंड ने अपना अपराध समझकर जेल में आत्महत्या कर ली है। इतना ही नहीं, एडमंड के कपड़े तक एक खास जगह पर रख दिए जाते हैं ताकि हर किसी को लगे कि उसने सच में अपनी जान दे दी। और इस तरह एडमंड की जिंदगी को झूठ, साजिश और धोखे के दम पर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जेल में पहुंचते ही एडमंड को उसके कपड़े उतारने का आदेश दिया जाता है। वह लगातार यही कहता रहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये सब एक गलती है। लेकिन जेल के कर्मचारी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसी दौरान उसे वहां मौजूद एक कैदी से जेल के 34 नंबर कमरे के बारे में पता चलता है। वो कैदी
बताता है कि उसने जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लिया है और यहाँ तक कि उसने इसे अपना नियम भी बना लिया है कि कोई भी कैदी इस किले से बाहर निकल सकता है। वह पिछले 6 साल से इसी जेल में बंद था और इसी उम्मीद में सुरंग खोद रहा था, लेकिन एडमंड की हालत देखकर साफ था कि उसके पास न खाना था, न पानी और न ही बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता। आखिरकार एडमंड को इस जेल में पूरे 14 साल गुजारने पड़ते हैं, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। उसका नाम था फादर फारिया। फारिया को भी राजनीतिक अपराध के आरोप में इसी जेल में कैद किया गया था, लेकिन वो कोई साधारण कैदी नहीं था। वह बेहद पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। फारिया एडमंड को सिर्फ जेल से निकलने का रास्ता ही नहीं बताता, मरने से कुछ समय पहले वह एडमंड को बताता है कि मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और यही खजाना आगे चलकर एडमंड की जिंदगी बदलने वाला था। आखिरकार एडमंड किसी तरह जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह 14 साल बाद वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटता है तो उसे एहसास होता है कि इन सालों में सब कुछ बदल चुका है। जिस मर्सिडीज के साथ वह शादी करने का सपना देखता था वह बहुत दूर जा चुकी थी और पेरिस में रह रही थी। उसका बूढ़ा पिता भी दुनिया छोड़ चुका था। अपने बेटे की मौत के गम में वह धीरे धीरे टूट गया था और आखिरकार उसकी मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि दुनिया के लिए एडमंड 14 साल पहले ही मर चुका था। यहाँ तक कि उसके पिता की कब्र के पास उसकी एक नकली कब्र भी बनी हुई थी जिस पर उसकी मौत की तारीख 1815 लिखी थी, यानी वही साल जब उसे गिरफ्तार किया गया था। ये सब देखकर एडमंड का गुस्सा और भी भड़क उठता है। अब वह वापस कैड्रूस के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि जब उसके साथ इतनी बड़ी साजिश हो रही थी तब उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिर उसने एडमंड को उस अंधेरी जेल में 14 साल तक सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया। कैड्रूस इस बार सच छिपाता नहीं है। वह बताता है कि इन 14 सालों में वह खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा रहा है। असल में उसने उस साजिश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने सच बताने की कोशिश की फरनान ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। डर के कारण कैड्रूस पीछे हट गया और आखिरकार इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए उसने इन सालों में एडमंड के बूढ़े पिता की चुपचाप देखभाल की थी। इतना कहते हुए कैड्रूस एडमंड को उसके पिता की आखिरी निशानी देता है, उनका पुराना पैसों का बटुआ। पिता की वो आखिरी निशानी हाथ में आते ही एडमंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। कैड्रूस उसे एक और ऐसी खबर देता है जो उसके दिल को अंदर तक तोड़ देती है। वह बताता है कि मर्सिडीज अब शादीशुदा है। ये सुनते ही एडमंड को ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वह किसी तरह अपने आंसुओं और दर्द को संभालता है और वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह कैड्रूस से पूछता है कि क्या वह अपने पुराने डर और गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। कैड्रूस बिना एक पल सोचे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। 14 साल का अपराध बोध उसके सीने पर इतना भारी था कि अब वह बिना किसी पैसे या इनाम के भी एडमंड की मदद करना चाहता था। इसके बाद कैड्रूस उसे उसके तीनों दुश्मनों के बारे में बताता है। अब ये तीनों पेरिस में रहते थे और अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत आगे निकल चुके थे। फर्नान अब सिर्फ एक साधारण सैनिक नहीं था, वह एक बड़ा राजनेता बन चुका था और उसे मोरसेफ का काउंट भी बना दिया गया था। डांगलार ने भी खूब तरक्की कर ली थी। उसने राजनीति छोड़कर बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते एक बेहद कामयाब और अमीर बैंकर बन गया। वहीं विलफोर्ट भी लगातार ऊपर चढ़ता गया और अब वह खुद शाही सरकारी वकील के बड़े पद पर बैठा था। यानी तीनों दुश्मन अब बेहद ताकतवर और प्रभावशाली बन चुके थे। लेकिन ये सब सुनकर एडमंड के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आता। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि अब वह 14 साल पहले वाला मासूम और कमजोर नाविक नहीं था जिसे कोई भी आसानी से फंसा सकता था। मोंटे क्रिस्टो का खजाना मिलने के बाद उसने अपनी नई पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदी, अपना पैसा अलग अलग जगह निवेश किया और धीरे धीरे समाज के सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बना ली। अब दुनिया उसे एक ऐसे शख्स के रूप में जानती थी जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। वह था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और अब 14 साल से उसके अंदर जल रही बदले की आग को बाहर आने का वक्त आ चुका था।